कल मैंने विलयन के बारे में बताया था और विलयन के प्रकार बताया था, जिसमें विलय और विलायक में ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकता है। इस प्रकार से कुल विलयन जो होते हैं 9 प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें विलय में ठोस, द्रव और गैस हो सकता है और विलायक में भी ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। इसके बाद कल की क्लास में जो मैं चर्चा किया था उसमें विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड हम कैसे करेंगे इसके बारे में बताया था। इसमें मुख्य रूप से प्रतिशत है, ppm है, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, मोल फ्रैक्शन है। इसका उपयोग हम करते हैं विलयन की सांद्रता को जांचने में। अब मैं आज इससे आगे गैस की द्रव में विलयता से संबंधित बात करता हूँ। गैस की द्रव में विलयता यानी विलय हमारा क्या है तो गैस है और विलायक हमारा द्रव है। ये विलयन जो तैयार होगा, इस विलयन में सबसे पहला तो ये देखना पड़ता है जो विलायक की प्रकृति कैसी है और विलय की प्रकृति कैसी है। फिर इस पर प्रभाव पड़ जाता है हमारे ताप का, और गैस जो विलायक में घुलेगा, जो द्रव है, इसमें दाब का प्रमुख रोल होता है। जब दाब का प्रमुख रोल होता है, यहाँ पर हमारे हेनरी साहब आते हैं। हेनरी साहब बता रहे हैं किसी भी गैस की द्रव में घुलनशीलता के बारे में, विलयता के बारे में। तो हेनरी का नियम कहता है विलयता दाब का सीधा समानुपाती होता है, यानी m समानुपाती p। हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी का नियम गैस की द्रव में विलयता से संबंधित है, और ये हेनरी के अनुसार दाब जितना अधिक होगा विलयता उतनी ही अधिक होगी, अर्थात विलयता दाब के समानुपाती होता है, या m बराबर kp, जहाँ k नियतांक है। अब हम बात करते हैं ये दाब जो है, दाब मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। दाब मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती X, P समानुपाती X। P हमारा है दाब और ये X हो गया मोल प्रभार, जिसे इंग्लिश में हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, या P बराबर KHX, जहाँ KH समानुपाती नियतांक है और यह हेनरी नियतांक के नाम से जाना जाता है। यहाँ यह क्या है, हेनरी नियतांक है, या KH बराबर P/X। ये हेनरी का नियम है। हम रॉड के नियम की बात करेंगे। रॉड का नियम, इसमें हम देखेंगे क्या, एक विलय होगा ऐसा जो वाष्पशील होगा और दूसरा विलय जो है वह अवाष्पशील होगा। सबसे पहले हम लेते हैं वाष्पशील विलय के बारे में। वाष्पशील विलय में
दो द्रव हम ले रहे हैं, एक द्रव A है और एक द्रव B है। अब जब एक द्रव A है और एक द्रव B है, दोनों को हम मिला रहे हैं, तो द्रव का वाष्प दाब क्या होगा? A का और B का, दोनों का हम अलग अलग ले रहे हैं। शुद्ध अवस्था में हमने ले लिया, तो द्रव A का वाष्प दाब P नॉट A है और द्रव B का वाष्प दाब P नॉट B है। अब दोनों को हम मिला देते हैं। जब मिला देते हैं तो वाष्प दाब क्या होगा? मिलाने के बाद यानी विलयन बनाने के बाद, विलयन में द्रव A का वाष्प दाब हमने ले लिया PA और इसी विलयन में द्रव B का वाष्प दाब हमारा है PB। ये विलयन में है। शुद्ध अवस्था में द्रव A का वाष्प दाब है P नॉट A और B का है P नॉट B। अब हमारे पास ये देखना है जो विलयन में Pa का वैल्यू क्या होगा। तो रॉड के नियम के अनुसार Pa जो होगा, यानी हमारा विलयन में द्रव A का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में A के वाष्प दाब और विलयन में A का मोल फ्रैक्शन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात Pa बराबर Pa नॉट इंटू XA और B का होगा PB बराबर P नॉट B इंटू X। Pa हमारा हो गया विलयन में A का वाष्प दाब, Pa नॉट है A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। द्रव A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब XA मोल फ्रैक्शन। A का मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से PB हो गया B का वाष्प दाब, ये हो गया शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब। XB B का मोल फ्रैक्शन। अब हमको देखना है टोटल प्रेशर कितना होता है। कुल वाष्प दाब विलयन में कुल वाष्प दाब P बराबर होगा A का वाष्प दाब प्लस B का वाष्प दाब। ये हो गया हमारा विलयन का वाष्प दाब। ये जो हमारे पास है यह है वाष्पशील द्रव के लिए। अब हम अवाष्पशील द्रव के बारे में बात करेंगे। अवाष्पशील द्रव में एक द्रव ऐसा होगा जो वाष्पशील नहीं होगा। जब वाष्पशील नहीं होगा तो उसमें क्या हो सकता है, ये हम लोग देख लेते हैं। ये भी रॉड के नियम का ही है, सेकेंड पार्ट में आएगा। पहला पार्ट है वाष्पशील द्रव के लिए, दूसरा पार्ट है अवाष्पशील द्रव के लिए।
अब हम बात करते हैं अवाष्पशील द्रव के लिए। अवाष्पशील द्रव है तो उसमें विलय अवाष्पशील हो जाता है। जो भी वाष्प दाब बनेगा वो बनेगा केवल विलायक का। तो इसमें क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब P, हमने ले लिया विलयन का वाष्प दाब, P हमारा है विलयन का वाष्प दाब। अब इसका तो हम लेंगे PA और गुणे XA। PA हमारा है विलायक का वाष्प दाब। ये PA जो है विलायक का वाष्प दाब, XA विलायक का मोल फ्रैक्शन। P बराबर PA गुणा XA। ये हमारा निकल जाता है अवाष्पशील द्रव के लिए। अब हमने 11th में चर्चा किया था गैस के बारे में, आदर्श गैस और अनादर्श गैस। उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे विलयन में भी एक आदर्श विलयन है और दूसरा अनादर्श विलयन है। यानी विलयन को हम दो भाग में बांट रहे हैं, पहला आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करे निश्चित ताप पर, और जो निश्चित ताप पर रॉल्ट के नियम का पालन न करे उसे हम अनादर्श विलयन। तो विलयन को हम बांट रहे हैं, तो एक होगा हमारा आदर्श विलयन और दूसरा होगा अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ट के नियम का पालन करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। अब दोनों जो मिक्स होता है विलयन में, घुली भी है, विलय भी है और विलायक भी है। इस स्थिति में जब हम मिक्स करते हैं तो उसके इंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा। कुल इंथैल्पी जो होगा यानी समान रह जाता है, अर्थात डेल एच बराबर 0। आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन में डेल एच हमारा क्या होता है, 0 होता है, यानी इंथैल्पी में परिवर्तन जो है वह 0 हो जाता है। आयतन में परिवर्तन भी 0 होता है, अर्थात डेल V बराबर 0। हम ले लिए दो द्रव है, A है और B है। अब डेल H भी 0 है, डेल V भी 0 है, तो इसकी पोजीशन क्या बन रही है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका दाब PA, इसका दाब PB, शुद्ध अवस्था में P0A, P0B। इसका मोल फ्रैक्शन लेंगे तो XA और XB।
यही 3 हमें देखना है। और ये हम आदर्श विलयन का ले रहे हैं। आदर्श विलयन का जब ले रहे हैं तो इसमें जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे मोल फ्रैक्शन के साथ, जो 2 द्रव हमें लिए हैं ए और बी, तो इसमें हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन जो है ए और बी का, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी का योगफल हमेशा 1 ही होगा। हम यहां पर ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन। इस एंड पे एक्स ए ले रहे हैं, जो भी है वो एक्स ए है, यानी ए है, बी नहीं है, द्रव बी यहां नहीं है। इस एंड पर हम एक्स ए को 0 कर लेते हैं, और जो भी है द्रव वो किसका है, तो बी है। एक्स ए 1, एक्स बी 0, यहाँ पर है एक्स ए 0 और एक्स बी 1। अब हम शुद्ध अवस्था में इसका क्या होगा ग्राफ, ये देख लेते हैं। ये P नॉट ए हो गया शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, और यहाँ पर हमने ले लिया शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। हमारा ये लाइन 1 अगर हम ले लेते हैं और एक को लाइन 2 ले लेते हैं, ए का विलयन में वाष्प दाब कितना होगा, तो ये होगा हमारा पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और बी का जब हम लेते हैं तो होता है पी बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसका जो हम ग्राफ लेते हैं दोनों को मिलाते हैं, ये हमारा P होगा पी ए प्लस पी, यह एक सीधी रेखा आती है आदर्श विलयन में। अब हम अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं। जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 चीजें होगी। सबसे पहला तो हम फोकस करेंगे यह रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, और डेल एच जो यहाँ पर हमारा हो रहा था 0, यह 0 नहीं होगा, और आयतन भी 0 नहीं होगा, या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, 2 चीजें हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव हुआ तो हम कहेंगे धनात्मक विचलन, निगेटिव हो गया तो कहेंगे ऋणात्मक विचलन। तो इस केस में अगर 0 नहीं है तो 2 केस क्रिएट होता है, एक धनात्मक विचलन की
और दूसरा होगा ऋणात्मक विचलन। फिर इसी तरह से हम ग्राफ लेंगे। यहाँ पर है P बराबर PA प्लस PB, एक सीधी रेखा में आ रही है, लेकिन जब धनात्मक विचलन होगा तो धनात्मक विचलन में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाता है। XA बराबर 1, XB बराबर 0। फिर यहाँ पर हमने ले लिया XA बराबर 0, XB बराबर 1। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हम दे ही रहे हैं। इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर हम शो कर रहे हैं। अब जो ये ग्राफ बनेगा, ओरिजिनल जो ग्राफ आएगा वो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आकर बल्कि धनात्मक विचलन है, तो कुछ इस तरह से। और इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो आदर्श विलयन में तो सीधी रेखा आएगी, लेकिन यह सीधी रेखा नहीं आएगी। ये जो है कर्व की तरह रहेगी ऊपर की ओर। ये हमारा धनात्मक विचलन का सूत्र है। अगर यही ऋणात्मक विचलन रहे आदर्श विलयन में यह सीधी रेखा होती, अनादर्श विलयन है। जब अनादर्श विलयन है तो विचलन होगा। धनात्मक विचलन में ये ग्राफ ऊपर से गया था, और ऋणात्मक विचलन है, ऋणात्मक विचलन में यह नीचे से निकलेगा। ये हमारा ऋणात्मक विचलन का हो गया, ये धनात्मक विचलन हो गया, और ये आदर्श विलयन का। तीनों आपके सामने में है। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे अनुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे।